उम्र थका नहीं सकती, ये ठोकरें गिरा नहीं सकती। ये उम्र थका नहीं सकती, ये ठोकरें, ये मुश्किलें मुझे झुका नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। और केमिस्ट्री का क्या औकात है कि आप लोगों को हरा दे। जब आपका भाई आप लोगों के साथ है तो पूरा पेपर यहीं से होगा वायरल। बस ध्यान से, बस शिद्दत से सारी वीडियो को आप लोग देखते रहिए, समझ गए ना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री के 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वैसे क्वेश्चन है जिसके आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत हाई है, बहुत हाई है। यहां से आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को जो पीडीएफ दिया गया है ऐप पर, समझ गए ना, जो आप लोगों को ऐप पर पीडीएफ दिया गया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, वो करा के कैसे कंप्लीट करना है आपको, समझ गए ना। जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ हम दिए हैं वो करा कैसे आप लोग कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। पीडीएफ मिलेगा कहाँ, तो जाएंगे आप लोग प्ले स्टोर पर, समझ गए ना। प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां नाम है स्टडी विथ डेडिकेशन, SWD से मतलब कोर्स में लगा दीजिएगा, ऐप है, समझ गए ना। वहां से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ गए ना। यदि आप लोगों को सर्च मारने पर मान लीजिएगा अभी नया नया ऐप है, नहीं आ रहा है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से लिंक पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप लोग इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पर लिंक दे दिया जाएगा। मात्र आपको पीडीएफ 49 रुपए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, समझ गया ना। ये मत समझिए कि हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपके एग्जाम के लिए ठीक है ना, जो चीज चाहिए, जो चीज जरूरत है, सब का सब मिलेगा एक ही बार में 49 रुपया में। इससे ज्यादा प्राइस हम नहीं रखे हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग बाबू स्टार्ट करते हैं अपने कहानी को। और आप लोग यहाँ से अपने कॉपी कलम लिए होंगे तो यहाँ से नोट करेंगे, वरना पीडीएफ आप लोग लिए होंगे तो पीडीएफ में तो ये डेली जाता है, प्लस में आप लोग को मॉडल सेट में अलग से ऐड करके इस सवाल को दे देंगे। चलिए, पहला सवाल आप लोग देखेंगे मेरे भाई, बोला है निम्नलिखित में IUPAC नाम बतावे, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग को IUPAC नाम बताना है और आप लोग को हम बोलिए थे कि IUPAC नाम आपके एग्जाम के लिए एकदम वायरल है, एकदम इंपॉर्टेंट है। और मेरे तरफ से कोशिश है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ाया जाए, डायरेक्ट टकराया जाए। तो यहां से आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ CH2 है, यहाँ COOH है, ठीक है ना। यहाँ CH2 है, यहाँ COOH है। तो एकरा के हमनी कहते हैं ब्यूटेन इडोइक एसिड हमनी के कहते हैं। एकरा के आप लोग याद रख लेंगे, समझ गए ना। ये जो हमनी के 2 गो COOH रहता है, यहाँ 2 गो CH2 रहेगा। तो एकरा के देखिए, एकरा में हमनी कार्बन 4 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है। तो 4 गो के लिए ब्यूटेन लगता है, अब प्लस में हमनी के इडोइक अम्ल हमनी के लग जाएगा लास्ट में, तो हमनी के राइट आंसर हो जाएगा। बाकी IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है आप लोग को पूरा कंप्लीट विस्तार में वीडियो बता देंगे। चलिए, ये तो हमनी के हो गया। अब उसके बाद मेरे भाई आएंगे, ये पहला का कंप्लीट हो गया, समझ गए ना। ये हमनी के जो है ना एकर हमनी के IUPAC नाम है, आप लोग यहाँ देखेंगे, समझ गए ना। चलिए, यहाँ से आगे चलते हैं। अब आप लोग आएंगे इस B नंबर पे, ठीक है ना। B नंबर पे आएंगे कि CH3COCH3 है, समझ गए ना। यहाँ से CH3COCH3 है, तो एकरा हमनी के एसीटोन भी कहते हैं, समझ गए ना। एकरा क्या कहते हैं, एसीटोन भी कहते हैं। बट हमनी के IUPAC नाम चाहिए। IUPAC नाम ऐसा नाम होता है ना कि आप चाइना में पढ़िए, आप अमेरिका में पढ़िए, रूस में पढ़िए, तो वहाँ सब का नाम एक ही होता है, समझ गए ना। जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो बिहार में भोजपुरी लैंग्वेज चलता है, पूरे इंडिया में हिंदी चलता है, अलग कंट्री में अलग अलग चलता है। तो फिर मान लीजिए कोई आप लोग देखे होंगे कि कोई यहाँ का लड़का चाहे लड़की इंडिया का स्टूडेंट होके जाकर वो चाइना में, रूस में कहीं जगह पढ़ता है, तो फिर मान लीजिए फिर उस पढ़ाई का फ़ायदा ही का कि मान लीजिए वो रूस में पढ़ा वो इंडिया में काम नहीं आएगा, वो इंडिया में पढ़ा चाइना में काम नहीं आएगा, अमेरिका में काम नहीं आएगा, तो फिर वैसे पढ़ाई से पढ़ने से फ़ायदा क्या। तो उसी के लिए बनाया गया, सारे रिएक्शन के नेम के लिए बनाया गया है IUPAC नाम, कि आप इंडिया में हम लोग इसको इसी नाम से जानेंगे, चाइना में इसी नाम से जानेंगे, रूस में भी इसको यही बोलेंगे और अमेरिका में भी यही बोलेंगे, समझ गए ना। तो ये होता है इंटरनेशनल, ठीक है ना, ये होता है इंटरनेशनल नाम, समझ गए ना। तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे। CH3COCH3 जो होता है इसको 2 प्रोपेनोइक अम्ल हम कहते हैं, आप लोग एक याद रखेंगे। यहाँ पे कार्बन 3 गो है तो 3 गो के लिए प्रोपेन आता है, समझ गए ना। 3 गो के लिए क्या आता है, प्रोपेन आता है। तो यहाँ
यहाँ प्रोपेन हमनी के लगा दिए हैं। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से ये स्लाइड बाबू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड आप लोग देख रहे हैं ना, इस स्लाइड का डिजाइनिंग ऐसा है कि आप पढ़ने का मन भी नहीं करेगा ना तो फिर भी पीडीएफ को रिवाइज करेंगे। यहाँ देख लीजिए पूरा कलर में आप लोग के लिए हम लिख के लाते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। यहाँ हमने को बोला गया है कि मोलरता, समझ गए ना। यहाँ मेरे भाई आप लोग देखिएगा बोला गया है कि मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है। मोलरता यह होता है ना कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या होता है, समझ गए ना। यानी 1 लीटर पानी में आप कितना नमक डाले हैं तो उस नमक के घुले हुए मोलों की संख्या होता है, समझ गए ना। तो हमनी के जो मोलरता होता है ना वह लीटर में होता है। क्या में होता है, लीटर में होता है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होता है कौन, मोलरता। लेकिन यही देखेंगे मोललता कि विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हम लोग 1 केजी भी बोल सकते हैं, समझ गए ना। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो अंतर कहने का मतलब होता है ना कि सेम चीज में होना चाहिए, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का गोरा है, कोई लड़की मतलब कहने गोर है, ठीक है ना। कोई लड़का करिया है, कोई लड़की गोर है, तो ये अंतर हो गया, समझ गए ना। क्योंकि रंग में यहाँ अंतर हो रहा है, न कि कहिए कि लड़का करिया है लड़की अमीर है। तो ये अंतर ऐसे नहीं होता है, अंतर सेम चीज में होता है, समझ गए ना, सेम चीज में एकदम। मान लीजिए कि वह करिया है तो रंग में बताइए कि वह गोर है कि वह करिया है, ऐसे होता है अंतर, समझ गए ना। तो यहाँ एकरा में देखिए, एकरा में हम बताए हैं परिभाषा पहिलका में कि मोलरता का में होता है तो प्रति लीटर में होता है, मोललता का में होता है तो 1 किलोग्राम में होता है। तो ये हो गया अंतर। अब आएंगे दूसरका में, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है, समझ गए ना। मोलरता की जो इकाई होती है हमनी के मोल प्रति लीटर होती है, लेकिन मोललता की जो इकाई होती है हमनी के मोल प्रति किलोग्राम होता है, समझ गए ना। यह किलोग्राम में होता है, यह लीटर में होता है। फिर देखेंगे यह ताप से प्रभावित होता है। मोलरता जो होता है ना, मोलरता हमनी के ताप से प्रभावित होता है, लेकिन यह ताप से प्रभावित नहीं होता है। इतना बेस्ट आप लोग यदि आप लोग अपने कॉपी में लिख देंगे ना, यदि आप लोग एग्जाम में लिख देंगे तो कॉपी चेक करने वाला का पावर नहीं है ना कि नंबर काट देगा, समझ गए ना। नंबर आप लोग को पूरा देगा एकदम, आप लोग जैसे मतलब हम लिखे हैं ना वैसे ही आप लोग को लिखना है। इसीलिए सारा चीज आपको पीडीएफ में जाएगा ऐसे ही, बस आप लोग को वहां से क्या करना है मेरे भाई, बढ़िया से रिवाइज करना है। चलिए आगे चलते हैं। यह इंग्लिश मीडियम है, आप लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ मोलरिटी क्या है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। सोल्यूशन के, ठीक है ना, सोल्यूशन के पर लीटर में जो मोल होते हैं, ठीक है ना, ओकरे हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। लेकिन मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी यह होता है कि सॉल्वेंट के, ठीक है ना, क्या सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में, ठीक है ना, जो मोल रहते हैं ओकरा के मोलालिटी कहते हैं, समझ गए। यहाँ से देखिएगा यूनिट होता है मोल प्रति लीटर, यानी लीटर में, ठीक है ना, लीटर में जितना मोल रहेगा तो इसीलिए इसका हो गया मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। इसका क्या हो गया, मोल प्रति लीटर हो गया। और यहाँ देखिएगा एकरा में होता है 1000 ग्राम, तो ग्राम कोना में आता है, द्रव्यमान का ना होता है। हम लोग 1000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1 किलो लिख सकते हैं। तो वहीं पर यहाँ केजी आ गया, यहाँ मोल है, तो यहाँ से हमने के हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारी चीजें आप लोग को यहाँ से बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये देखिए जो दूसरा का नंबर, देखिए सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कहेंगे ना कि ये इंपॉर्टेंट है, भले कौन कौन तनी ज़्यादा कह देते हैं क्योंकि ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन आप लोग का, ठीक है ना, आप लोग का मेरे भाई याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, ठीक है ना, ये एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। और हम आप लोग समझा देते हैं ना तो आप लोग याद हो ही जाता होगा, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखेंगे मेरे भाई कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने को बोला गया है ना कि रावल के वाष्प दाब के सापेक्षिक और नमन नियम को व्याख्या करें। सापेक्षिक चाहे अपेक्षिक हमने को बताना है, चलिए यहाँ बताते हैं। तो देखिए किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है ना, तो उसे ही अपेक्षिक और नमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम कहलाता है। यानी समझ में आया। देखिए यहाँ बोला गया है कि अवाष्पशील विलय, यानी देखिए
यहाँ हमने के क्या बोला है, विलायक। क्या बोला है, विलायक। यानी हमने के एगो विलायक लेंगे, विलायक में हमने के ऐसन पदार्थ डालेंगे, समझ गए ना, हमने के ऐसन पदार्थ डालेंगे जौन अवाष्पशील होगा, यानी धूप की गर्मी में रखने पर वह पदार्थ उड़ना नहीं चाहिए, समझ गए ना, वह भाप बन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, समझ गए ना। हम लोग ऐसे पदार्थ को डालेंगे। जैसे आप लोग देखिएगा, हम चीनी और पानी को मिला देंगे, ठीक है, चीनी और पानी को मिला देंगे। चीनी पानी को मिलाने के बाद यदि हम उसको घामा में रखेंगे तो चीनी नहीं उड़ता है, याद रखिएगा। पानी सब का सब उड़ जाएगा लेकिन चीनी वहीं पर जम जाएगा। चीनी क्या होगा, जम जाएगा, चीनी नहीं उड़ेगा। तो चीनी का हो गया अवाष्पशील विलय हो गया, चीनी का वाष्प नहीं बनता है, समझ गए ना। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। तो यहीं पर बोला गया है कि कोनो विलायक होगा, ठीक है ना, कोनो विलायक में हम लोग चीनी के जैसा, ठीक है ना, हमने को अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है वह विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, और यही हमने के राउल्ट का नियम होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ से। चलिए यहाँ देखेंगे आप लोग मेरे भाई कि यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ आप लोग को टोटली चीज़ यहाँ मान उनके सब चीज़ आप लोग को लिखला दिए। देखिए कि माना कि किसी विलायक का वाष्प दाब P0 है, कहने का मतलब कि शुरुआत में जब हम लोग नहीं मिलाए हैं, समझ गए ना, जब हम लोग उसमें विलय नहीं मिलाए हैं तो विलायक का वाष्प दाब P0 है एवं उसमें अणुओं की संख्या कैपिटल N माने हैं, एवं इसमें विलय पदार्थों के N अणु मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब PS है, ठीक है ना। यदि हम ओकरा में कोनो विलय मिला दिए हैं अवाष्पशील तो ओकर जौन हो गया है ना वाष्प दाब होने के PS हो गया। देखिए शुद्ध अवस्था में P0 है, समझ गए ना, शुद्ध अवस्था में P0 है, विलय मिलाने पर हम मान लिए कि जो आएगा वो बन के PS हो जाएगा। तो वाष्प दाब का देखिए अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, P0 माइनस PS बाटा में P0 होगा, और विलयन में विलय के मूल प्रभाज क्या होगा, N आ बाटा में N प्लस N हो जाएगा। राउल्ट के नियम के अनुसार यह दोनों बराबर होता है। बस यही आप लोगों को तो लिखना है, कितना आसान है, ठीक है ना। हम के शुद्ध विलायक में से विलयन का वाष्प दाब घटाना है और फिर नीचे विलयन का वाष्प दाब लिख देना है। यहाँ हमने के विलयन का लिख देना है, ठीक है ना, विलयन में मोलों की संख्या लिख देना है, फिर नीचे क्या करना है, सौभन के जोड़ जड़ा के लिख देना है और दोनों को बराबर लिख देना है, हो जाएगा। इस समीकरण के राउल्ट का नियम का समीकरण कहते हैं या राउल्ट का नियम का सूत्र कहते हैं। यह समीकरण विलयन के लिए ही मान्य है जिसमें अवाष्पशील विलय घुले हों। यह उसी विलयन के लिए लागू होता है जौना में हमने के जौन विलय डाला गया है वह अवाष्पशील होना चाहिए, ना कि ऐसा पदार्थ डाल दीजिए कि मालूम चला कि पानी के साथ उहो उड़ गया, समझ गया ना। जैसे पानी के साथ उहो उड़ गया तो ऐसा पदार्थ नहीं चाहिए, हमने को ऐसा पदार्थ चाहिए जो न उड़े, ठीक है ना, जोना के भाप मतलब भाप में न बदले, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम में है, आप लोग देख लेंगे, समझ गए ना। ये इंग्लिश मीडियम में सब आप लोग समझा दिए, बढ़िया से आप लोग इसको लिख लेंगे। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देखेंगे, समझ गए ना मेरे भाई। यहाँ से मेरे भाई आप लोग देखेंगे चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे मेरे भाई टिंडल प्रभाव, समझ गए ना। यहाँ से आप लोग देखेंगे टिंडल प्रभाव कि टिंडल प्रभाव क्या है, समझ गए ना। यहाँ से हमनी के देखना है टिंडल प्रभाव कि टिंडल प्रभाव क्या है, समझ गए ना। टिंडल प्रभाव क्या है ध्यान से आप लोग देखेंगे मेरे भाई। चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे मेरे भाई, यहाँ से आप लोग देखेंगे टिंडल प्रभाव क्या है, व्याख्या करें। देखिए टिंडल प्रभाव का परिभाषा बहुत आसान आप लोग के लिख लाए, समझ गए ना। टिंडल प्रभाव का परिभाषा आप लोग को बढ़िया लिख लाए। ध्यान से देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरते हैं तो उनके कण जो होते हैं, ठीक है ना, उनका प्रकीर्णन होता है और यही वैज्ञानिक घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, समझ गए ना। ऐसे कहने का मतलब कि आप लोग कभी फिल्म में देखे होंगे कि जब सुबह सुबह होता है, ठीक है ना, जब सुबह सुबह होता है तो जंगल में मान लीजिए बहुत सारा पेड़ पौधा रहता है, तो आप लोग जंगल में कभी आप लोग मूवी में देखे होंगे कि आप लोग का होता क्या है, ठीक है ना, कि आप लोग जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना तो ओकरा में से जौन कण जाता है एकदम चमकते हुए दिखाई देता है,
देता है ना। जब आप लोग जंगल में कोई आप लोग फिल्म में मूवीज में जब आप लोग देखे होंगे, जब सुबह सुबह का मौसम होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश कुछ अजीब टाइप का दिखता है, ठीक है ना। ओकरा में कण जो होते हैं ना, वह कण चमकते हुए कुछ इसी प्रकार के दिखते हैं, तो ओकरा का हमने क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, समुद्री जल का नीला रंग दिखाई देना, धूमकेतु की पूंछ का दिखाई देना, सितारों का चमकना, अंधेरे कमरों में प्रकाश का चमकना, यही सब टिंडल प्रभाव के उदाहरण है। समझ गए ना। टिंडल प्रभाव आप लोग देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि जस्ट इसका भी मतलब 5 साल पहले गांव में क्या होता था कि खपड़ा का घर रहता था। तो जब खपड़ा में छोटा मोटा छेद हो जाता था, जब प्रकाश की रे आता था तो ओकरा में क्या होता था, जो छोटे छोटे कण थे उसमें चमकते हुए दिखाई देते थे। तो वही क्या है, हमारा टिंडल प्रभाव है। समझ में कुछ याद आया होगा, बट यहाँ फोटो नहीं लगाए हैं, अब की बार फोटो आप लोग की लगा देंगे। तो आप लोग देखिए, कभी मूवी में आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोगों का प्रकाश मतलब कभी जंगल उंगल में थोड़ा देखने को ज़्यादा मिलता है, फिर चाहे मान लीजिए कोई घर अन्हारा है, ठीक है ना, और कोई घर मान लीजिए कोई घर में पूरा अन्हारा है, कहीं से लाइट नहीं आ रहा है, और कहीं एक जगह से लाइट आ रहा है एकदम तनी में, ठीक है ना, कहीं एक जगह से हल्का सा लाइट एकदम सोचे जा रहा है, तो ओकरा में हमने देखते हैं ना कि जो हमने कण होते हैं वह कैसे घूम रहे होते हैं, वह चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वह उस घटना को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। आप लोग समझ में आ गया होगा, समझ गए ना। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, समझ गए मेरे भाई। तो ये आप लोग का टिंडल प्रभाव था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ से ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम है, आप लोग देख सकते हैं कि व्हेन लाइट रे पास थ्रू colloidal solution they scatter, this scientific phenomenon is called टिंडल इफेक्ट। समझ गए ना। तो ये एक वैज्ञानिक घटना है जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, जो कि आप लोग कोलाइडियल में आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग देखिएगा मेरे भाई, यहाँ से आए कि निम्नलिखित का परिवर्तन कैसे करेंगे। समझ गए ना। यहाँ से हमने एक का परिवर्तन करना है, यानी हमने को फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है और बेंजीन से एनिलीन बनाना है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI एकदम रिएक्शन है, आप लोग एक प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए ना। एक के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कि फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे और बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, आप लोग के लिए यहाँ पर लिख लाए हैं। देखिए यहाँ हम लिए हैं फॉर्मिक अम्ल, समझ गए ना। यहाँ हम फॉर्मिक अम्ल लिए हैं और एक हम कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के साथ, ठीक है ना, पानी के साथ रिएक्शन कराए हैं। तो रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये कैल्शियम फॉर्मिक अम्ल मिलेगा, ये मिलेगा। समझ गए ना। और इसी फॉर्मिक अम्ल को, ठीक है ना, CaCO3 के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है ना। ये जहाँ सिंबल होता है वह होता है गर्म करने का। समझ गए ना। तो क्या करेंगे हम लोग एकरा के साथ एकरा के मिला के क्या करेंगे, गरम करेंगे। तो गरम करेंगे तो हमने के यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और यही आप लोग का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये आप लोग का फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। आप लोग इसको आराम से एकदम बढ़िया से एकदम आप लोग इसका रिवीजन करेंगे, बढ़िया से आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। समझ गए ना। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया से आप लोग के लिख के लाते हैं, डिजाइन एक से एक बढ़िया बना के लाते हैं, ताकि आप लोग बढ़िया से केमिस्ट्री जितना आप लोग के अंदर डर पैदा किया है, सोचते हैं उसको निकालने के लिए। हम समझ गए ना। ये आप लोग का हो गया। चलिए यहाँ ये देखिए दूसरा का नंबर, ये और ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए और ही ज्यादा स्पेशल है। क्या है, देखिए बेंजीन से हमने के एनिलीन बनाना है। समझ गए ना। हमने क्या करना है, हमने के बेंजीन से हमने के एनिलीन बनाना है। अब देखिए कैसे बनेगा। ये हमने के बेंजीन है, आप लोग देखिए, ठीक है ना। ये हमने के क्या है मेरे भाई, ये हमने के बेंजीन है और इस बेंजीन में यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ मतलब ऐसे जुड़ा हुआ है। समझ गए ना। ये हमने के बेंजीन हो गया और यहाँ हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग एक साथ मतलब HNO3 के साथ, ठीक है ना, HNO3 के साथ क्या किए हैं, एक रिएक्शन कराए हैं। तो यहाँ पर हमने के NO3 बना है और इसी NO3 को हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो फिर हमने के यहाँ बेंजीन है और यहाँ ऊपर लगा है NH3। तो यही हमने के क्या हो गया, यही हमने के मेरे भाई, यही हमने के एनिलीन हो गया, जो आप लोग देख रहे हैं। समझ गए ना। यही क्या हो गया, यही हमने के एनिलीन हो गया। तो आप लोग इसको आराम से रिवाइज करेंगे। समझ गए ना। तो ये आप लोग का
पूरा रिएक्शन था। उम्मीद है कि आप लोग इसको सही कर लिए होंगे और आप लोग इसको आराम से नोट करेंगे, यह आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आते हैं 6 नंबर में। आप लोग देखेंगे कि अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है, समझाइए। अक्रिय गैस देखिए, जौन हमनी के ऑर्गन होता है, ठीक है ना, ऑर्गन हमनी के हो जाएगा, सॉरी ऑर्गन कहने का मतलब है ना कि AR जो ना 18 होता है। तो देखिए जो भी अक्रिय गैस होते हैं, समझ गए ना, तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं तो वह जहाँ तक जाता है सब फुल रहता है, समझ गए ना। एक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन खाली रहबे नहीं करता है, सब फुल होता है, और जिसके वजह से क्या होता है, संयोजकता हमनी के शून्य होता है। देखिए अक्रिय गैसों के बाह्य कक्षा में, ठीक है ना, कक्षा में का जो विन्यास होता है वह पूर्णतः एवं अस्थायी होता है। इस कारण बाह्य कक्षा, ठीक है ना, बाह्य कक्षा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। इसी कारण अक्रिय गैसों की संयोजकता हमनी के शून्य होती है। अब अक्रिय गैस कहने का मतलब है ना कि मान लीजिए जोना के बाहरी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो वह न तो ले सकता है इलेक्ट्रॉन और न ही वह इलेक्ट्रॉन दे ही सकता है। ऐसा नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना तो कौनों के दे भी देगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो हमनी के यह ऐसा गैस होते हैं अक्रिय गैस कि जो ना कि बाहरी कक्षा तो पूर्ण रूप से भरा होता है, मान लीजिए DPSO का मतलब सब होता है जो फुल होता है, फुल रूप से भरा होता है। तो ये न भरा हुआ है तो ले तो आसा ही नहीं सकता, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए 5 लीटर का बाल्टी है पानी का, और हम पानी 5 लीटर हम लोग भरे हैं, तो वो 5 लीटर से पानी थोड़े बाल्टी ज़्यादा है उसमें जाएगा, नहीं जाएगा। तो पानी तो ज़्यादा नहीं आ सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नहीं ले सकता है, बट इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता है, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है। तो हमने क्यों क्या कहते हैं, अक्रिय गैस, और उसी का हम लोग क्या होता है, संयोजकता शून्य होता है, क्योंकि बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरे होते हैं और अस्थायी होते हैं, समझ गए ना, क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, और जिनके वजह से क्या होता है कि वह न ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं न ही दे सकते हैं, और इसीलिए उनकी संयोजकता शून्य होती है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि द कन्फिगरेशन of the outer cells in the inter gases is complete and permanent, ठीक है ना, परमानेंट होते हैं और पूर्ण रूप से कंप्लीट होते हैं, और न ही यह दे सकते हैं और न ही ले सकते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है कि इनकी संयोजकता हमनी के शून्य होती है। ये आप लोग समझ गए। चलिए अब देखिए कार्बोकेटायन क्या है, ध्यान से समझेंगे, ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, समझ गए ना। ये कार्बोकेटायन क्या है, ध्यान समझिए। कार्बोकेटायन एक प्रकार के पिगमेंट को कहते हैं, ठीक है ना। अब पिगमेंट क्या होता है, ध्यान समझिए, जो पौधे और अन्य सर्वाधित जीवों में पाया जाता है, मतलब यह पौधों में पाया जाता है और जीवों में पाया जाता है। काहे के लिए पाया जाता है, तो यह पिगमेंट पौधे को हरित या पीले रंग की उपस्थिति प्रदान करता है। यानी कार्बोकेटायन एक ऐसा चीज है, ठीक है ना, जो पौधे और जीव जंतु में जो हरा, मतलब पौधे में आप लोग हरा रंग देखे हैं ना, चाहे कभी कभी पीला हो जाता है, तो वही कार्बोकेटायन के कारण होता है, समझ गए ना। तो कार्बोकेटायन हमने के क्या होता है, पिगमेंट होता है, और पिगमेंट कहाँ होता है, तो जो पौधे और अन्य सर्वाधित जीव जंतुओं में पाया जाता है, और यह पिगमेंट पौधे को हरित या पीले रंग की उपस्थिति प्रदान करता है। आप लोग देखे होंगे कि जो पौधे के जो पेड़ पौधे होते हैं, जो उनके पत्ते होते हैं वह ग्रीन होते हैं, ठीक है ना, तो वह तो हरित लव के कारण होते हैं, बट उनमें क्या होता है, उनमें ही कार्बोकेटायन पाया जाता है, इस वजह से होता है। फिर आप लोग देखे होंगे कि पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वह हरे के बाद थोड़े से पहले पीले होते हैं, ठीक है ना, पीले के बाद वह धीरे धीरे सूख के क्या होता है, झड़ जाते हैं। तो जो पीले होते हैं उसमें भी कार्बोकेटायन का महत्व हमनी के होता है, समझ गए ना। तो ये लिखा है, और उन्हें सूरज की किरणों की अत्यधिक ताप और प्रकाश से सुरक्षा प्रदान करने में क्या करता है, मदद करता है। और ये जो हरे रंग देता है और जो पीले रंग करता है, ये मान लीजिए सूर्य का जो ज़्यादा गर्मी होता है तो उससे क्या करता है, थोड़ा सा इन लोगों का रक्षा करता है, इन लोगों को राहत प्रदान करता है, समझ गए ना। तो यही हमारे कार्बोकेटायन है। और यहाँ से आएंगे हमने के क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखेंगे मेरे भाई कि HF और HCl में प्रबल अम्ल कौन है, क्यों है, ध्यान समझिएगा। हेलोजन अम्लों में HX बंध जितना लंबा होता है उसकी बंधन ऊर्जा उतना ही कम होती है, और H+ देने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात वह प्रबल अम्ल होता है। तो सभी हाइड्रोजन अम्लों में HF बंध की लंबाई सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो HF बंध की क्या होता है, लंबाई हमने की क्या होता है, सबसे कम होता है, और हमारे क्या होता है, HCl के क्या हो जाएगा, हमने के ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको आंसर लिख सकते हैं, समझ गए ना। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 9 है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए
P4O10 प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। क्यों? अब अमोनिया को सूखा करने के लिए, ठीक है ना, अमोनिया को शुष्क करने के लिए P4O10 का प्रयुक्त नहीं करते हैं। काहे नहीं करते हैं? देखिए P4O10 अम्लीय है, सबसे पहले क्या है हमने के अम्लीय है, तथा NH3 भास्मीय, समझ गए ना। और अमोनिया हमने क्या है? देखिए अमोनिया हमने के भस्म है और ये जो है हमने के अम्ल है। क्लियर हो गया? तो नमी की उपस्थिति में यह अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम फास्फेट बना देता है। समझ गए ना। तो देखिए जब हम लोग एक अमोनिया के साथ एक रिएक्शन कराएंगे तो यह अमोनिया के साथ नमी में मतलब पानी के साथ मिलकर क्या बना देगा? हमने के अमोनियम फास्फेट बना देगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या हो गया? अमोनियम फास्फेट हो गया और साथ ही साथ हमने के पानी बाहर निकल जाएगा तो अमोनियम फास्फेट बना देता है। इसी वजह से क्या करते हैं? इसका रिएक्शन हम लोग एक साथ नहीं कराते हैं। समझ गए? चलिए यहाँ देखेंगे 10 नंबर, और 10 नंबर सवाल एकदम VVI है। आप लोग इसको अपन नोट में मतलब 200 सवाल तो इंपॉर्टेंट है, बट आप लोग कोनों कोनों पे ज़्यादा फोकस करें ताकि आप लोग उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। नाइट्रोजन NF3 बनाता है, समझ गए ना। नाइट्रोजन जो होता है वह हमने के NF3 बनाता है, लेकिन NF5 नहीं। क्या है? अब देखिए नाइट्रोजन हमने के NF3 बनाता है, N5 क्यों नहीं बनाता है ये हमने समझाना। देखिए यहाँ से नाइट्रोजन के संयोजी कोष में रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं। नाइट्रोजन में जो होता है डी कक्षा हमने के क्या होता है? फुल नहीं, मतलब हमने के खाली नहीं होता है, इसलिए वह अपनी संयोजकता 3 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, जिसके परिमाण स्वरूप NF3 ही बन सकता है लेकिन N5 नहीं बन सकता है। कहने का मतलब है कि आपके पास 3 रुपया है तो आप 3 रुपया का ना सामान लीजिएगा, 5 रुपया का तो नहीं ले सकते हैं। तो इसके डी कक्षा में, ठीक है ना, डी कक्षा भरा होता है, खाली नहीं होता है, और वह खाली न होने की वजह से वह क्या करता है कि वह NF3 ही ज़्यादा बनाना उपयुक्त करता है, N5 नहीं बनाता है, क्योंकि अब यह और इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता है। समझ गए ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि मान लीजिए कि आपके पास जितना रुपया है, जितना आपका औकात है, तो उतने ना सामान, उतने पैसा का ना सामान लीजिएगा, ज़्यादा पैसा का थोड़े लीजिएगा, ऐसा तो नहीं है। तो उसी प्रकार एकरा में होता है, ठीक है ना। हमने कि डी ऑर्बिटल जो होता है हमने खाली नहीं होता है, और यह अपनी जो होता है संयोजकता 3 से ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकता। समझ गए ना। मतलब यह अपना औकात बढ़ा भी नहीं सकता है। जब औकात नहीं बढ़ा सकता है तो इसको NF3 में ही क्या होना पड़ेगा? खुश होना पड़ेगा। यह N5 हमने के नहीं बनाता है। ये हो गया। ये आज के आप लोग के 10 सवाल थे। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। इसका नोट्स आप लोग बढ़िया से बना लेंगे। पूरा प्लेलिस्ट में एक स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो डाल रहे हैं। PDF भी जो आप लोगों को सेट में दे रहे हैं, लाइन बाय लाइन दे रहे हैं, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में क्या हो, बहुत ज़्यादा आसानी हो। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ से जो आप लोग PDF नहीं लिए हैं, PDF लेके अपने तैयारी को बढ़िया करिए। चलिए मिलते हैं दूसरे क्लास में। जय हिंद।